बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है। सेकंड ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 19 को कंप्लीट किया। आज हम उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। और अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी 12th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, यूट्यूब पे मिल भी जाएगी आपको, जहाँ पे मैंने ये सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। वहां से जाकर आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों? हाँ जी। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास आपकी बात होती है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है जी। तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे जैसे आ रहा है कि what are the measurements on which two observer in relative motion will always agree upon? वो कौन सी ऐसी प्रोबेबिलिटी है, मेजरमेंट है, जिसमें दो ऑब्जर्वर क्या हो, उनकी मेजरमेंट क्या होगी, आपस में रिलेटिव होगी और वो आपस में एग्री भी करेंगे। तो आपको अगर पोस्टुलेट याद हो तो उसमें आपने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तमाम ऑब्जेक्ट्स की मोशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिलेटिव होती है, सेम होती है। तो आप याद रखना, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि व्हेन both observers move with speed of light, जब ये दोनों ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे, इफ एंड ओनली इफ दे बोथ हैव रिलेटिव मोशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि आप देखें हर एक का अपना अपना फिनोमेना होता है, अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे आपने पढ़ते आए हैं कि एक बस मूव कर रही है रोड पे, ठीक है, और पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं और एक शख्स रोड पे खड़ा होकर देख रहा है बस को, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे मोशन में, लेकिन वो सारे पैसेंजर आपस में क्या है, रेस्ट में, क्योंकि वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह जब आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन को रिलेट करेंगे ना, तो वो रिलेटिव मोशन होता है। और यहाँ पर हमें पूछा गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी आपने ध्यान में रखना, ठीक है ना? हाँ जी। और वो एग्री करेगा कब? उसमें तो एग्री नहीं किया, उसके लिहाज से वो रेस्ट में, उसके लिहाज से मोशन में, ठीक है। लेकिन जब वो मूव करेंगे स्पीड ऑफ लाइट में, उस पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे यस दे विल एग्री, ठीक है? हाँ जी, याद रखिएगा इस बात को। तो बेटे आगे सुने, डज द डायलेशन मीन्स दैट time really passes more slowly in moving system or that it only seems to pass more slowly? क्या होता है टाइम डायलेशन का टॉपिक जी? मैंने इस चैप्टर में स्टार्ट में पढ़ाया था टाइम डायलेशन। क्या होता है जी टाइम डायलेशन? आपको अगर याद नहीं तो मैं दोबारा बता दूं कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, उसने एक इंटरवल का टाइम मेजर किया, और एक शख्स, एक पर्सन स्पेस में मूव कर रहा है और उसने भी एक उसी इंटरवल सेम का टाइम मेजर किया, इंस्टेंट का टाइम मेजर किया, ठीक है। अब दोनों का जो टाइम है अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेम है, लेकिन जो स्पेस में मूव कर रहा है उसका जो उसने जो मेजर किया वो टाइम स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि t इज इक्वल टू टी नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये जो टी नॉट है इसे कहते हैं प्रॉपर टाइम। ये उस ऑब्जेक्ट का टाइम है जो रेस्ट में है, जिसने टाइम को मेजर किया है, और ये टी उस क्या है, पर्सन का, उस ऑब्जेक्ट का जो स्पेस में मूव कर रहा है, उसने उसी इंस्टेंट का टाइम मेजर किया, ठीक है ना बच्चों? उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो आप ये सारा कुछ बताएंगे कि टाइम कि जो टाइम है, टाइम इंटरवल फॉर एन इंस्टेंट इज सेम फॉर इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। हर ऑब्जर्वर के लिहाज से उसका टाइम जो है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेम होगा, लेकिन जब उनको आपस में रिलेट करेंगे तो उसमें कुछ चेंज आएगा, ठीक है। हाँ जी। तो आप कहेंगे टाइम विल स्लो। कब स्लो हो जाएगा? when we relate, जब हम रिलेट करेंगे द मोशन
ऑफ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, ठीक है ना, तो फिर टाइम स्लो हो जाएगा, रिलेट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसको क्यों पीछे छोड़े भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 है जी, इफ यू आर मूविंग इन अ स्पेसशिप एट very high speed relative to the earth, would you notice a difference in your pulse rate and pulse rate the people on earth? फिर अगेन वही बात आ गई कि आप स्पेसशिप में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और आपका पल्स रेट और एक शख्स जमीन पे है, उसका पल्स रेट, क्या दोनों का कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा। वही बात अगेन, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इसका लिख सकते हैं पल्स रेट, ठीक है, ऑफ अ पर्सन इन स्पेसशिप और ऑन अर्थ is same for their frame of reference। उनके अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो सेम है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या कहने का, आप देखें ना, एक क्लॉक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ देयर क्लॉक्स। अब जो क्लॉक स्पेसशिप में है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम इंटरवल सही आया है, और जो शख्स अर्थ पे है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम इंटरवल सेम आया है, पल्स रेट। समझे बात को? हाँ, तो अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये बात, आप दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। उनकी अपनी अपनी क्लॉक के अकॉर्डिंग सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। तो हमारे पास गिवन है जी, कहता है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज इनफिनिट व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या होगी, ठीक है बच्चों, याद चले सुनते हैं जरा। जैसे हमने अभी इस चैप्टर में ना 3 पॉइंट्स पढ़े थे, टाइम डायलेशन, ठीक है, मास इंक्रीमेंट और लेंथ कंट्रैक्शन, ठीक है, 1 बाय 1 तीनों लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही एक्सप्लेन करता है ना इन तीनों को। क्या क्या मैंने बोला, एक हमारे पास है जी टाइम डायलेशन, अच्छा, एक हमारे पास है जी लेंथ कंट्रैक्शन, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। और एक हमारे पास है जी मास इंक्रीमेंट, 1 माइनस रूट ऑफ द होल पे है b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो अब जरा सुनिएगा बात मेरी बड़े ध्यान से, वो ये है कि बच्चों ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, टाइम इक्वल हो जाएगा प्रॉपर टाइम के, लेंथ इक्वल हो जाएगी प्रॉपर लेंथ के, एम इक्वल हो जाएगा प्रॉपर मास के, ठीक है। तो उन्होंने हमें पूछा है कि अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट इनफिनिट हो जाए, इनफिनिट मतलब ये कैसे इनफिनिट हो गया, जरा मेरी बात सुनना। मतलब हमारा जो c है ना, c ये कैसे इक्वल आया ये भी आप सुने। हमारे पास ये रूल है, देखिएगा, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये है ना, इसको सोल्व करते हैं बाकी सारा खुद ही हो जाएगा। तो देखिएगा हमने कहा है जो c है वो इनफिनिट हो जाए, तो हमें पता है कि अगर इसका मतलब है कि b स्क्वायर ओवर इनफिनिटी है, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, जिससे सिर्फ ये हमारे पास बनेगा रूट 1 का रूट भी 1 ही होता है। तो देखें अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई 1 करूं तो आना तो यही है, इसको भी अगर डिवाइड 1 करूं आना तो यही है, और सेम है इसको भी 1 से डिवाइड करवाना तो यही है।
तो इसका मतलब है कि जब एक स्पीड ऑफ लाइट हमारी इन्फिनिट हो जाएगी तो उसका जो प्रॉपर टाइम और वो सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह आपने अगर कोई और टॉपिक है आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइम पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।